झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है और एक हफ्ते बाद ही झारखंड में दूसरे चरण और महाराष्ट्र में वोटिंग होगी। कांग्रेस के लिए बेहद अहम है ये दोनों विधानसभा चुनाव, खास तौर पर लोकसभा चुनाव में एक किस्म की वापसी के बाद जिस तरह से हरियाणा चुनाव हारी पार्टी, इन दोनों चुनाव को लेकर के क्या है अंदर पार्टी के कॉन्फिडेंस और क्या रणनीति है। मेरे साथ जयराम रमेश जी हैं, पार्टी के रणनीतिकार भी हैं और महासचिव। हरियाणा में हारे नहीं, हरवाया गया, ये बात है। और किसने हरवाया? पार्टी के इंटरनल झगड़े ने हरवाया? नहीं, इंटरनल बीजेपी ने हरवाया। जो हरकतें हुई हैं 20 सीटों में, तो हमने शिकायत भी की थी, बाद में ईसी ने उसका जवाब दिया, उस जवाब का हमने वापस जवाब दिया। अभी मामला वहीं रहने दीजिएगा, पर हमें सतर्क रहना है, सावधान ही रहना, अंतिम क्षण तक, माने आखिरी वक्त तक हमें सतर्क रहना है। माहौल हमारे पक्ष में है। महाराष्ट्र में किसान नाराज़ हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। अब आप देख रहे हैं मुद्रास्फीति का दर जिस तरीके से बढ़ रहा है। मुंबई में प्याज 80 रुपया केजी हो गया है। तो माहौल हमारे पक्ष में है। झारखंड में 5 साल से जो जन कल्याणकारी परियोजनाएं चलाई गई हैं जेएमएम और आईएनसी की सरकार द्वारा, और जो हमने गारंटियां दी हैं, बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो बीजेपी का चुनाव प्रचार जो है महाराष्ट्र में और झारखंड में, सिर्फ एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र बिंदु ही है बस, और वो है ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण, सामाजिक ध्रुवीकरण। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, विकास के मुद्दे नहीं, किसान के मुद्दे नहीं, महिलाओं के मुद्दे नहीं, युवाओं के मुद्दे नहीं, पिछड़े वर्ग के मुद्दे नहीं, ओबीसी, जनजाति, अनुसूचित जनजाति के मुद्दे नहीं, सिर्फ सामाजिक ध्रुवीकरण। इसकी काट क्या है जयराम जी? हम साफ सुन रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हर सभा में लगभग कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक है तो सेफ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये जो बुलडोजर न्याय है जो योगी आदित्यनाथ जी ने चलाया है, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है, उस पर रोक लगाया है। तो पर जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मुद्दे उठा, एक ही मुद्दा है बस, ध्रुवीकरण। इसकी काट क्या है कांग्रेस के पास? विकास, गारंटी, किसान की नाराजगी। जो महाराष्ट्र में तो जो महायुति सरकार है, मिलीजुली सरकार है, तोड़ मोड़ की सरकार है, मोड़ करके ही तो ये सरकार बनाया गया है। और अजीत पवार ने तो खुलासा कर दिया किसने ये सरकार बनाया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। पर महाराष्ट्र में जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, किसान जो ऋण माफ़ी की जो हमने गारंटी दी है, महिलाओं के लिए जो हम कार्यक्रम की गारंटी दी है, युवाओं के लिए जो हमने वादा किया है, जो हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जनजाति जनगणना की बात कर रहे हैं, और झारखंड में तो हमारी जो 5 साल की उपलब्धियां हैं उसी के आधार पर हम फिर से जनादेश मांग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आरएसएस जो है वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, बहुत मजबूती से जमीन पर काम कर रही है। महाराष्ट्र में जो एक नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ था बीजेपी अलायंस को, वो उन्होंने एक रिकवरी कर ली है। लाडकी बहना योजना जो महिलाओं को पैसा देने वाली बात है, ये सब कितनी बड़ी चुनौती? आरएसएस क्या करती है क्या नहीं करती है वो ही जाने। पर मैं ये कहूँगा कि जो माहौल है, जो लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था, महाराष्ट्र में, झारखंड में, ये बात सही है, हरियाणा में भी देखा था। पर हरियाणा में जैसा कि मैंने कहा, हम सतर्क नहीं रहे अंतिम क्षण तक, आखिरी वक्त तक हम सावधानी से हमने प्रचार नहीं की। हम ये मानकर चले गए कि माहौल हमारे पक्ष में है, हम जीतने वाले हैं। इस बार हमने सबक सीखा है झारखंड में और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो लोकसभा के चुनाव में जो नतीजा निकला था, उससे साफ हो गया है कि जनता परिवर्तन चाहती है। महाराष्ट्र में जनता चाहती है महाविकास अघाड़ी को। महाराष्ट्र में तो हमने लोकसभा में देखा 48 में से 31 सीटें आपके गठबंधन ने जीती। तो इस बार आंकड़ा क्या रहने वाला? मैं आंकड़े की मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र में निर्णायक जनादेश हमें मिलने वाला है। और झारखंड में भी आप देखेंगे फिर से मजबूती के साथ हम वापस लौट आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। पर हमें सावधानी से काम करना है, सतर्क रहना है अंतिम वक्त तक। झारखंड में बहुमत मिला तब तो फिर तो खैर हेमंत सोरेन सीएम है, वो फिर से शपथ लेंगे, उसमें कोई विवाद नहीं है। महाराष्ट्र में क्या सबसे बड़ी जो पार्टी होगी उसका सीएम? अभी हम एमवीए की बात कर रहे हैं। एमवीए को जनादेश मिलने के लिए हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आएंगे 23 तारीख को बैठक होगी, एक सहमति के साथ, आम सहमति के साथ ही मुख्यमंत्री। हमने सुना पृथ्वीराज चौहान को, उन्होंने कहा जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसकी। ये हम किसी व्यक्ति के आधार पर व्यक्ति के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, हम एमवीए के एजेंडे पर, गारंटी पर। तीनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो सकता है। मैं उस पर नहीं पढ़ने वाला हूँ, कौन बनेगा मुख्यमंत्री नहीं है, किस पार्टी को, किस जनगठबंधन को जनादेश मिलेगा, महायुति को या महाविकास आघाड़ी को। और मुझे कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के हर एक वर्ग, समाज के हर एक वर्ग ये चाहते हैं कि ये नकारात्मक एजेंडा, जो सामाजिक ध्रुवीकरण का एजेंडा को हम टुकराएं और महाविकास आघाड़ी को फिर से हम वापस सत्ता में लाएं। चूंकि आपने सर खुद ही जिक्र किया, मैं वो सवाल भी पूछने वाला था जो अजित पवार ने खुलासा किया है 2019 में सरकार गठन के समय में एक उद्योगपति बैठक में थे, वो उन्होंने तो ये भी खुलासा किया कि शरद पवार भी उस बैठक में थे। इस खुलासे पर क्या प्रतिक्रिया कहूँगा? नहीं, पर ये एजेंडा महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में जो निवेश होने वाले थे वो सब महाराष्ट्र से हटाकर गुजरात ले चला गया। आप जानते हैं कई ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे निजी कंपनियों द्वारा जो लगाए गए थे, जो लाखों को रोजगार मिलने की गुंजाइश थी महाराष्ट्र में, वो वहाँ से। हम गुजरात के विकास के पक्ष में हैं, सभी राज्यों में विकास होने की ज़रूरत है, सभी राज्यों में निवेश होना है। पर महाराष्ट्र में जब तय हो गया था, प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनियां ने तय कर दिया था कि हम यहाँ, निजी कंपनियां ही नहीं सही, मुंबई में सरकार द्वारा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी बनना था वो मुंबई में बनना था, वो उसको वापस लेकर वो गिफ्ट सिटी गुजरात में बना दिया। ठीक है, गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाइए, पर महाराष्ट्र में भी बनाइए। अजित पवार के खुलासे पर आप लोग बोलने से बच रहे? नहीं, हम बोल नहीं, ये तो हकीकत है। किसने तोड़ा, किसके कारण ये इस शिवसेना को तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा गया, कांग्रेस की तोड़ने की प्रयास की गई पर वो उसमें सफल नहीं रहे। अभी वो छोड़िए, अभी मुद्दे जो हैं महाराष्ट्र में, अजित पवार ये बता रहे कि शरद पवार भी उस बैठक में थे जिस बैठक में किसान के मुद्दे हैं, कास्ट सेंसस का मुद्दा है, जो 50% सीमा तय किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण 50% से कम होना है, जो हम मांग कर रहे हैं कि संविधान में संशोधन लाने की ज़रूरत है ताकि ये 50% सीमा हटाया जाए, जाति जनगणना करा जाए। यही तो असली मुद्दे हैं। अगर ये मुद्दे हैं जयराम जी, हम देख रहे हैं उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच हो जाती है, वो उसको मुद्दा बनाने लगते हैं। जवाब में बीजेपी करेगी, देखिए हमारे भी नेताओं के हेलीकॉप्टर की ही मुद्दा है, प्रधानमंत्री, बीजेपी, आरएसएस एक ही मुद्दा है, सामाजिक ध्रुवीकरण। हेलीकॉप्टर की जांच वाच नहीं, ये सब होते रहता है, ये सब। पर जब जमीनी स्तर पर जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है, जो फीडबैक हमें मिल रहा है, जो ज़मीन से हमें जो जानकारी मिल रही है, किसान नाराज़ हैं, महिलाएं नाराज़ हैं, युवा तो बेरोज़गार हैं और लोग चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं महाराष्ट्र में। इन सबके बीच झारखंड में चाहते हैं कि ये जो सरकार 5 साल से चली है, जन कल्याणकारी परियोजनाएं लागू की हैं और भी हमने वादे किए हैं, उसको पूरा करने के लिए वापस ये इंडिया गठबंधन की सरकार लाना ज़रूरी है। झारखंड में तो गृह मंत्री कह रहे हैं कि घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है आपकी सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री ने घुसपैठियावादी गठबंधन। गृह मंत्री दिल्ली से पूर्वी इलाके जाते हैं ना, उनको सिर्फ घुसपैठी याद आते हैं, सिर्फ घुसपैठी की भाषा। और ख़ास तौर से जब चुनाव आता है तब घुसपैठियों के अलावा और कोई मुद्दे की बात नहीं वो करते हैं। वो क्यों नहीं ये बताते 4 साल से आपने जनगणना क्यों नहीं कराया है? 2021 में कराना था। इस जनगणना नहीं करवाने का कारण ये है, नतीजा ये है कि 10 करोड़ भारतवासियों को खाद्य सुरक्षा कानून, जो आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से कहलाया जाता है, 10 करोड़ भारतवासियों को राशन नहीं मिल पाया है। उसकी बात तो नहीं करते। मणिपुर में क्या हो रहा है उसकी बात नहीं करते। प्रधानमंत्री 2 साल हो गए वहाँ, क्यों 1.5 साल हो गए, दुनिया भर में भ्रमण हो रहा है पर मणिपुर नहीं जा पाए हैं। मणिपुर की स्थिति पर वो काबू नहीं कर पाए हैं, उस पर तो बोलते नहीं हैं।
घुसपैठी 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 का मंत्र जपते रहते हैं बस। मैं वापस आपको महाराष्ट्र ले चलता हूँ, 2 सवाल और मेरे हैं। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, कम संख्या सीटों पे लड़ रहे हैं, लेकिन भाषण देते हैं और चर्चा खूब होती है, रजाकार, एक दूसरे को कुत्ते की संज्ञा दी जा रही है। ये जो चुनौती है, ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी? MVA का एक एजेंडा है, एक कार्यक्रम है, हमारे गारंटियां हैं, उसी के आधार पर हम जनादेश मांग रहे हैं। कौन क्या कह रहा है वो उनकी जिम्मेदारी होती है। हाँ, खास तौर से बीजेपी की जो एजेंडा है, नकारात्मक एजेंडा है, ध्रुवीकरण का एजेंडा है, द्वेष फैलाने का एजेंडा है, जहर फैलाने का जो एजेंडा है, कम्युनल जहर, सांप्रदायिक जहर फैलाने का जो एजेंडा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। पर हमारा जो चुनाव प्रचार है सकारात्मक प्रचार है। हम हमारे एजेंडे पर, हमारे गारंटी पर हम जनादेश मांग रहे हैं। वो आप कह रहे हैं ये कोशिश, लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पे तो आप बीजेपी के नारे के ट्रैप में पड़ते हुए दिख रहे हैं। खुद आपके अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ को जवाब देते देते योगी आदित्यनाथ को आतंकी बता देते, कहते ये एक आतंकी की भाषा है। आतंकी नहीं है, उन्होंने कहा आपको राजनीति में रहना है तो सफेद वस्त्र पहनिए ना। उन्होंने ये भी कहा कि ये भाषा जो है वो किसी साधु की नहीं, एक आतंकी है इस तरीके की। बिल्कुल, जिस तरीके की बात करते हैं, कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसी बात कर सकता है क्या? कांग्रेस अध्यक्ष ने कोई गलत बात नहीं कही है। आपको लगता है चुनाव आयोग, ये जो नारे लग रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग का हमने शिकायत की थी। हाँ, वो झारखंड में जो बीजेपी के द्वारा एक औपचारिक तौर से एक ऐड निकाला गया था, बिल्कुल नकारात्मक था, हानिकारी था, द्वेष फैलाने वाला। जो नारे लग रहे हैं इस पे क्या चुनाव आयोग हस्तक्षेप? चुनाव आयोग ने उस पर हस्तक्षेप किया है, FIR उन्होंने दर्ज किया है, हम उसका स्वागत। बटेंगे कटेंगे पर भी क्या चुनाव आयोग? बटेंगे तो कटेंगे पर चुनाव? ये प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं ये नोटिस लेते? प्रधानमंत्री को नोटिस क्यों नहीं देते हैं? गृह मंत्री को क्यों नहीं नोटिस देते? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और पहले से हम शिकायत करके आ रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ हमने बहुत सी शिकायतें की हैं। तो इसी को चुनाव आयोग को अपनी जो संवैधानिक उनका अधिकार है उसको पूरे तरीके से उसको निभाना चाहिए। क्या लग रहा है ये ध्रुवीकरण बीजेपी का केंद्र बिंदु क्यों बन गया? वो इसके अलावा तो वो कुछ और जानते ही नहीं है। उनके एजेंडा एक ही है, ध्रुवीकरण। और आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या एजेंडा था नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री का? मंगलसूत्र, मुस्लिम लीग, यही तो बात हो रही थी प्रधानमंत्री द्वारा। तो जब चुनाव का वक्त आता है तब ध्रुवीकरण के सिवा बीजेपी और कुछ नहीं जानती। आखिरी कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस जो सो कॉल्ड था उस पर एक किस्म से ब्रेक लगा दिया। काफी महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, आप लोगों की इस पर क्या? नहीं, इसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, और बिल्कुल सही कहा, सही ठहराया। ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। ये कैसा न्याय है? उम्मीद है आपको ये बुलडोजर मॉडल जो शुरू हो रहा था देश में, अब इस पर ब्रेक लगेगा? देखिए क्या होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पूरा तरीके से पालन होगा। ठीक है, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो साफ तौर पर झारखंड और महाराष्ट्र से काफी उम्मीदें हैं कांग्रेस को, खास तौर पर महाराष्ट्र से, और दावा कि दोनों राज्यों में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि चुनौती जाहिर सी बात है, बीजेपी की तरफ से जो पूरा प्रचार अभियान चलाया जा रहा है वो कांग्रेस के लिए बनी हुई है। क्या इसकी काट कांग्रेस ढूंढ पाई है इस चुनाव में, ये तो नतीजे के दिन ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन वेद पांडे के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.